हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस पर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और मंथली करंट अफेयर एंड जीके की वीडियो आपको मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये चैप्टर 3 है, जो कि हेडेड है, जिसमें हेडलाइन है चैप्टर की लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये हेडलाइन बड़ी क्लियर है कि लेजिस्लेटिव पावर, भारत के राष्ट्रपति के पास कानून बनाने की, लेजिस्लेटिव बनाने की पावर है, आर्टिकल 123 में दी गई है। ये लेजिस्लेटिव पावर है या नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है फ्रॉम द हेडिंग ऑफ द, जो चैप्टर है इसकी हेडिंग से बिल्कुल क्लियर है कि ये लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, वो लेजिस्लेटिव पावर है। ये हेडलाइन से ही क्लियर है, चैप्टर की जो हेडिंग है उससे ही ये क्लियर है। तो हम देखते हैं कि जो बेयर लैंग्वेज है, आर्टिकल 123 क्लास 1 कहती है कि इफ एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर इन सेशन, उस टाइम को छोड़ के, किस टाइम को छोड़ के, जब दोनों हाउस पार्लियामेंट के सेशन में है, द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट, प्रेसिडेंट ये सेटिस्फाई कर लेते हैं कि कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हैं विच रेंडर इट नेसेसरी फॉर हिम, जो उनके लिए नेसेसरी है टू इमीडिएट एक्शन लेना। जो हालात बने हैं उन हालात को काबू करने के लिए इमीडिएट एक्शन रिक्वायर है, तो ही मे promulgate such ordinance and the circumstances appear him to require। तो वो ऐसे ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं जो कि सर्कमस्टांसेस के मुताबिक हैं। क्लॉज 2 क्या कहती है? क्लॉज 2 कहती है कि एन ऑर्डिनेंस promulgated under this article shall have the same force and effect as act of parliament, but every such act, लैंग्वेज बड़ी क्लियर है, जब पार्लियामेंट के दोनों सेशन चल रहे हैं उस टाइम को छोड़ के कभी भी ऐसे हालात पैदा होते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इस हालात को काबू करने के लिए इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है, तो वो इमीडिएट एक्शन लेने के लिए उस हालात के मद्देनज़र एक ऑर्डिनेंस वो जारी कर सकते हैं। ये ऑर्डिनेंस क्लास 2 के मुताबिक सेम ही फोर्स, सेम ही इफेक्ट रहेगा जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का रहता है, जिसे कि लेजिस्लेशन ने एक लाभ बनाया हो। बट एवरी सच ऑर्डिनेंस, हर ऐसा ऑर्डिनेंस क्या होगा, सब्जेक्ट टू, सब क्लॉज ए कहती है कि शैल बी लेड बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऐसा जो ऑर्डिनेंस दिया गया है वो पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा और वो एक्सपायरी ऑफ 6 वीक फ्रॉम रिसेंबली ऑफ पार्लियामेंट, जब असेंबली रीअसेंबली हो जाएगी पार्लियामेंट के, उससे 6 वीक बाद वो ऑर्डिनेंस है खुद बाई खुद एक्सपायर हो जाएगा, सीज हो जाएगा। और इफ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट आर पास्ड बाय बोथ हाउसेस अपॉन पासिंग द सेकंड ऑफ दोज रेजोल्यूशन, और अगर एक्सपायरी नहीं होता 6 महीने बाद, 6 वीक के पहले अगर कोई डिसअप्रूव हो जाता है, एज रेसोल्यूशन है जो बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट द्वारा पास किया जाता है, और जैसे ही सेकंड हाउस द्वारा वो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा तो वो जो ऑर्डिनेंस है वो खत्म हो जाएगा। और सब क्लॉज बी कहती है कि मे बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट उस ऑर्डिनेंस को किसी भी समय पे वापस ले सकते हैं। क्लॉज 3 कहती है कि इफ एंड सो फार एज द ऑर्डिनेंस अंडर दिस आर्टिकल मेक्स एनी प्रोविजन विच पार्लियामेंट वुड नॉट अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन बी कॉम्पिटेंट, इट शैल बी वाइड। इस क्लियर है, जो क्लॉज 3 है वो क्लियरली ये कहती है कि जिस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने की पावर नहीं है, उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकते। अगर वो उस सब्जेक्ट के ऊपर ऑर्डिनेंस पास करते हैं तो वो ऑर्डिनेंस वाइड होगा। अब इसके बाद जो क्लॉज 4 थी, जो अब इस कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट नहीं है, वो क्लॉज 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, आल्दो ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप इस रेफरेंस के लिए इसको
ध्यान में रखें 83rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी उसमें क्लॉज 4 थी, आर्टिकल 123 में और ऐड करी गई थी। वो क्या कहती थी क्लॉज की? प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन बाई प्रोमुलगेटिंग एन ऑर्डिनेंस वाज फाइनल एंड कुड नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। तो जो भारत के राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस पास कर दिया वो ऑर्डिनेंस किसी भी कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं था। ये क्लॉज 4 थी जो 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड करी गई थी। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये क्लॉज को डिलीट कर दिया गया था, जो कि क्लॉज जो कि 83rd अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 38 में ऐड करी गई थी, उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में डिलीट कर दिया गया था। तो जिससे जुडिशियल रिव्यू की पॉसिबिलिटी बनी थी। प्रेसिडेंट्स का जो डिसीजन है प्रोमुलगेट ऑफ एन ऑर्डिनेंस, उसको जो जुडिशियल रिव्यू की जो पॉसिबिलिटी थी वो पहले 38th में अमेंडमेंट में ख़त्म कर दी गई, 44th में वो जो क्लॉज थी वो उसको डिलीट कर दिया गया। तो अब इन समरी में हम देख सकते हैं कि लेजिस्लेचर पावर है जो प्रेसिडेंट की वो एक्सरसाइजेबल है किन कंडीशन में? व्हेन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और नॉट इन सेशन, जब दोनों हाउसेस राज्यसभा और लोकसभा सेशन में नहीं है। 3 सेशन होते हैं जिसमें बजट सेशन, उसके बाद विंटर सेशन होता है और मानसून सेशन। तो ये 3 सेशन में अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट हैं वो अपने ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। और सेकंड, ए सिचुएशन में अराइज विच नीड्स टू बी डेल्ट इमीडिएटली, ऐसी कोई सिचुएशन खड़ी हो गई है जिसको इमीडिएटली डील करना है तो इस केस में ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है। देयर इज नो एडिक्वेट प्रोविजन इन एग्जिस्टिंग लॉ, और जो एग्जिस्टिंग लॉ उस मैटर के ऊपर बने हुए हैं जिसको लेकर वो कंडीशन है उसमें कोई एडिक्वेट प्रोविजन नहीं है किसी लॉ में, तो उसमें इस मैटर में एमरजेंट लेजिस्लेशन मे बी नेसेसरी टू एनेबल द एग्जीक्यूटिव टू कॉप विद द सिचुएशन, और जो इमरजेंसी लेजिस्लेशन है वो नेसेसरी है सो दैट कि जो एग्जीक्यूशन है वो उस सिचुएशन से भली भांति उससे निपट सके। इसमें हम लैंडमार्क जजमेंट है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली लैंडमार्क जजमेंट थी रुस्तम कैफसी कूपर, आरसी कूपर की जजमेंट है जो कि 1970 में AIR पेज 564 में रिपोर्ट हुई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस 1969, जिसमें 14 नेशनलाइज लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक थे और उनको नेशनलाइज करने के लिए कमर्शियल बैंक की बात चल रही थी। वो ऑर्डिनेंस 1969 में पास किया गया था। उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। उसको एग्जामिन करते हुए कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया था कि द ओनली वे इन विच द एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी चैलेंज्ड इज एस्टेब्लिशिंग बैड, मालाफाइड और करप्ट मोटिव। तो जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऑर्डिनेंस जारी किया गया है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। किस ग्राउंड पे? अगर उसमें एस्टेब्लिश करते हैं कि उसमें बैड फेथ है, मालाफाइड फेथ है और करप्ट मोटिव है, तो ये आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 में ये डिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद जो नेक्स्ट लैंडमार्क जजमेंट है वो आर.के. गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1981, सुप्रीम कोर्ट पेज 2138। इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन था रिलेटिंग टू constitutional validity of a special bearer bond immunities and exemption ordinance 1981 and special bearer bond immunity and exemption act 1981 ऑर्डिनेंस के रहते ही साथ में एक्ट पास हो गया, तो दोनों को ही बाद में चैलेंज किया गया। ग्राउंड था कि देयर वाज ए ग्राउंड दैट द प्रेसिडेंट हैड नो पावर। प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस पास करने की, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंस पास करने की, जो ऑर्डिनेंस टैक्स लॉ को अमेंड करता है या अल्टर करता है, ऐसी पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है। और ये जो ऑर्डिनेंस है ये अल्ट्रा वाइज द कॉन्स्टिट्यूशन है और ये वाइड है। कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये दिस पावर टू प्रोमुलगेट एन ऑर्डिनेंस कन्फर्ड ऑन द प्रेसिडेंट इज अ को-एक्सटेंसिव विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट। ये पावर है को-एक्सटेंसिव है विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ एंड द प्रेसिडेंट कैन
not issue an ordinance which parliament cannot enact into a law। प्रेसिडेंट ऐसा कोई लॉ पास नहीं कर सकता जिस लॉ में पार्लियामेंट के पास उस लॉ को करने के लिए पावर नहीं है। That the legislative power which has been conferred on the executive by the constitution maker for the necessary purpose, जो legislative power भारत के राष्ट्रपति के पास दी गई है वो एक necessary purpose के लिए दी गई है। कोर्ट ने फर्दर इसको हेल्ड किया कि इट इज डिफिकल्ट टू सी हाउ एनी लिमिटेशन कैन be read into this legislative power of the president so as to make it ineffective to alter or amend the tax law। If parliament can by enacting legislation alter or amend tax law, equally can the president can do। अगर वो जो पार्लियामेंट के पास जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास भी है तो पावर को एक्सटेंसिव है, तो अगर पार्लियामेंट किसी लॉ को अल्टर या अमेंड कर सकती है टैक्सेशन लॉ को, तो प्रेसिडेंट भी वो कर सकते हैं बाय इशूइंग ऑफ द ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123। देर इज नो सब्सटेंस, जो पिटिशनर का जो प्ली में कोई सब्सटेंस नहीं है। पिटिशनर हैज नो पावर अंडर आर्टिकल 123 टू इशू एन ऑर्डिनेंस अमेंडिंग और अल्टरिंग द टैक्स लॉ एंड दैट ऑर्डिनेंस वाज देयरफॉर आउटसाइड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर दिस आर्टिकल। तो प्रेसिडेंट के पास ऐसी पावर है, जो पिटिशनर कह रहा है भी प्रेसिडेंट के पास ऐसी पावर नहीं है ऑर्डिनेंस पास करने की अमेंडिंग और अल्टरिंग टैक्स लॉ, वो जो प्ली है उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है और वो जो पावर है वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। उसके बाद जो नेक्स्ट लैंडमार्क जजमेंट थी वो जजमेंट थी AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट पेज 1710। रिट पिटिशन आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज की गई थी, वैलिडिटी की गई थी नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस नंबर 2 ऑफ 1980, सर्टेन प्रोविजन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 65 ऑफ 1980 विच रिप्लेस द ऑर्डिनेंस, जिसने ऑर्डिनेंस को रिप्लेस किया था। कुछ क्वेश्चन और थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें से जो क्वेश्चन था वो था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कि द पावर टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज एन एग्जीक्यूटिव पावर नॉट ए लेजिस्लेटिव पावर। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये आर्ग्यू किया गया था कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एक एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। कोर्ट ने हेल्ड किया कि ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर एंड द लॉ मेड बाय द प्रेसिडेंट फुल्ली ऑफ ए लेजिस्लेटिव कैरेक्टर। लेजिस्लेटिव कैरेक्टर का ये जो ऑर्डिनेंस है ये लेजिस्लेटिव कैरेक्टर अपना रखता है और मेड इन एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर विद द कंटेम्पलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जुरिस्डिक्शन में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में जो लेजिस्लेटिव कैरेक्टर की पावर प्रेसिडेंट के पास है उसी के तहत आती है। तो ये ऑर्डिनेंस जो मेकिंग पावर है ये एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, ये लेजिस्लेटिव पावर है। ये हेल्ड किया था AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। अब जो लास्ट लैंडमार्क जजमेंट हम करेंगे वो थी DC वधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1987 AIR पेज 579। ये केस डिसाइड हुआ था सुप्रीम कोर्ट का अंडर आर्टिकल 213 में क्या है कि गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग की पावर है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया था कि पावर ऑफ गवर्नर टू promulgate ordinance from time to time without getting them replaced by the act of legislature, whether it is a colorable exercise of power repugnant to the constitutional scheme। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिस्कस किया कि जो गवर्नर है वो बार बार प्रोमुलगेट कर रहे हैं ऑर्डिनेंस को और उसको लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर के सामने नहीं रख रहे, उसको एक्ट नहीं बना रहे, वो सेम सब्जेक्ट मैटर को दोबारा प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस कर रहे हैं, तो वो एक कलरेबल लेजिस्लेशन है या नहीं है। स्टेट ऑफ बिहार में ये प्रैक्टिस थी कि रीप्रमुलेट ऑर्डिनेंस ऑन द मैसिव स्केल फ्रॉम टाइम टू टाइम, बड़े लेवल पे समय समय पे बिहार में जो ऑर्डिनेंस थे उनको री इशू किया जा रहा था, रीप्रमुलेट किया जा रहा था विदाउट द प्रोविजन बीइंग एनेक्टेड इनटू द एक्ट ऑफ, बिना उसको स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखे हुए और लेजिस्लेशन का एक्ट बनाए हुए। The practice was that after the session of the state legislature was promulgated, the same ordinance which had been ceased to operate were re-promulgated, containing substantially the same provision almost in a routine manner। तो ये रूटीन की बात थी। The petitioner challenged the validity of this practice। तो petitioner ने इस एक्ट की जो इस प्रैक्टिस की जो वैलिडिटी है चैलेंज की उसको।
तो सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन स्टिपुलेट दैट ऑर्डिनेंस प्रमोलगेटेड बाय द गवर्नर टू मीट एन इमरजेंट सिचुएशन शैल सीज टू बी इन ऑपरेशन एट द एक्सपायरी ऑफ 6 वीक फ्रॉम री असेंबली ऑफ द लेजिस्लेशन। 6 वीक के बाद वो जो ऑर्डिनेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट को ऐसी कोई प्रोविजन बनानी है जो प्रोविजन ऑर्डिनेंस में दी गई है तो उनको वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखना होगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली लॉ मेकिंग बॉडी है। तो इस तरह से बार बार उसको रीप्रमोलगेट करके ऑर्डिनेंस को, ये एक कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क को चैलेंज करते हुए, फ्रेमवर्क के बाद उसको कलरेबल एक्सरसाइज करते हुए पावर को ये बार बार रीप्रमोलगेट करना ये गलत है। तो ये केस में DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987 में डिसाइड हुआ था। तो ये ऑर्डिनेंस पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में था। सो होप आपको ये वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।